नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रोज़ाना इस समय जैसे कि हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो 2 दिन आपके टेस्ट नहीं हो पाए थे, किसी आवश्यक कारण के कारण मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। आज से फिर से आपके टेस्ट प्रारंभ है, संडे की अपनी छुट्टी नहीं रखेंगे। जो दिन मान लीजिएगा किसी प्रकार से अगर एक दिन अपना खराब हो जाता है तो अपने उसको संडे को कवर भी किया करते हैं। वैसे सामान्यतः अपनी संडे को क्लास नहीं होती है, संडे को अपनी छुट्टी रहती है, लेकिन किसी कारण से अगर बीच में कोई दिन मिस हो जाता है तो अपने उसकी पूर्ति जो है वो संडे को किया करते हैं। तो किसी प्रकार की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा था, अगस्त माह के अंदर अंदर हम इस सारे पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे, सारे पाठ्यक्रम के टॉपिक वाइज टेस्ट अपने कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, जितना काम मैं आपको दूं उतना काम अपनी ईमानदारी के साथ में करेंगे तो जल्दी ही आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से ये टेस्ट आपके कंटिन्यू रहेंगे, कहीं भी अपने इसको छोड़ करके नहीं जा रही हैं, इस बात की शंका आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हमने पहले भी टॉपिक वाइज एक सिलेबस जो है वो कर चुके हैं और फिर हमने जो है मिक्स क्वेश्चन किए थे और उसके बाद में हमने फिर से जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। दोस्तों, मैटर भी हो चुका है, तो इस प्रकार से काफ़ी सारा सामाजिक का अपना का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। लगभग हमने सारे लेक्चर भी देखे हैं और हमने हर टाइप के हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखे हैं दोस्तों, हर टॉपिक से देखे हैं। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होने वाली है या किसी अदर प्लेटफॉर्म की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है दोस्तों। इसी क्रम में थोड़ा सा हमने एक और परिवर्तन भी किया है दोस्तों, जैसा आप लोग चाह भी रहे थे, कुछ बच्चों के कमेंट भी आते रहते, किसी के पर्सनल मैसेज भी आते थे, तो उसी आधार पर हमने एक टेस्ट सीरीज और तैयार की है। जैसे आपके पास में ऐप पर रोजाना टेस्ट अवेलेबल हो रही हैं दोस्तों, वो आपने देखे होंगे। ऐप के ऊपर रोजाना आपको टेस्ट मिलते ही मिलते हैं, डेली आपको 20 से 40 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके चल रही हैं। अभी अपने एक नई सीरीज ऐप के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं यानी शुरू हो चुकी हैं, 8 जुलाई से ये प्रारंभ हो चुकी हैं। 8 तारीख से हमने इसको शुरू कर दिया है। पहले जो 13 टेस्ट होंगे दोस्तों, आपको इसको सुन लीजिएगा थोड़ा सा। पहले जो 13 टेस्ट होंगे आपके वो यूनिट वाइज होंगे, 13 यूनिट के 13 टेस्ट। उसके बाद में 12 जो टेस्ट हैं वो आपके कंप्लीट सिलेबस के होंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे, तो हर टॉपिक में से, यहाँ मैं उसको लिख देता हूँ, हर टॉपिक में से आपके 60 क्वेश्चन है, यानी पहले 13 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 60 क्वेश्चंस आपको डेली अवेलेबल करवाए जाएंगे, यानी एक टॉपिक से 60 क्वेश्चन, क्योंकि आपके पेपर में 60 ही आते हैं, उतने आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो आपके 12 पेपर हैं उसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे, कुछ में ज़्यादा भी होंगे। ये तो मैंने आपको आइडियल 25 बताए हैं, इससे भी ज़्यादा आपको टेस्ट वहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। और ये सारे टेस्ट आप दे पाएंगे हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, शायद वो आप सभी के फ़ोन में इंस्टॉल होगी, अगर नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, टेलीग्राम पे क्वेरी कर सकते हैं, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ 1600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बिल्कुल ही मामूली सी कीमत इसकी रखी गई है, जितने में अपनी ऐप का मेंटेनेंस हो सके दोस्तों उतना ही है। ये जो टेस्ट सीरीज आपकी फ्री अवेलेबल करवाई जा रही है, डेली आपके अच्छे क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, वो इसी प्रकार से रेगुलर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज के, भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं और उद्देश्य का। इन टॉपिक्स के अपने जो हैं 40 नहीं, आज थोड़े कम है दोस्तों, 30 क्वेश्चन। क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं दोस्तों, तो जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे मैं आपको करवा चुका हूं, फिर भी कुछ बचते हैं, तो आज मैं आपके सामने फिर से नए क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। सिर्फ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, कुछ अच्छे प्रश्न हो, यहाँ मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपना कोई वॉच टाइम बढ़ता रहे या खूब सारी देर देखो। जितना काम का है मैं आपको उतनी ही चीज़ें बताया करता हूँ। तो 30 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जिनको अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको कल का काम भी दूंगा, उस काम को आपको अच्छे से याद करना है, फिर अपने कल शाम को फिर से आपसे सुनूंगा यहाँ पर, इसी प्रकार से टेस्ट के माध्यम से आपको मुझे बताना है कि आपने वो टॉपिक याद किए या नहीं किए हैं दोस्तों। तो चलिएगा, बातें बहुत हो चुकी हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं। और टेस्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए
कर दीजिए ना दोस्तों। कितने सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं ना, तो लाइक जितना ज़्यादा होगा तो कोई और बच्चा भी देखता है, उसका विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है और बच्चा भी उसको देखता है दोस्तों। तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको रोजाना यहाँ इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिएगा देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? कौन थे दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। इतना आसान प्रश्न मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी का गलत होने वाला है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर है वो है नंबर 2, ये याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इन चारों में से आपको बताना है संचालन समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू? कौन सा है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पे वो है नंबर 2। कौन थे दोस्तों? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अच्छे से इस बात को याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में तीसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 199, 299, 350 या फिर 556? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बड़े अच्छे से आपको सारी चीज़ें करवाई हुई हैं और अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप सही करेंगे, है ना। तो दोस्तों चेक करिएगा मेरा सही आंसर क्या है, वो है नंबर 2। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। तो क्या हमने प्रश्न किया कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 299, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में यंग इंडिया में किसने लिखा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा? किसने लिखा था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पे वो है नंबर 3। यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित थी। तो किसने कहा था ये कथन? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे? जब अंतरिम सरकार बनी थी भारत की तो उसमें गृह मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए ना, आपको नहीं आता है तो भी किया करो। आज गलत करोगे तो जिंदगी भर कभी गलत नहीं करोगे, है ना। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पे वो है नंबर 4 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो अंतरिम सरकार में कौन थे? गृह मंत्री हुआ करते थे। याद रखिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों? और ये तो उम्मीद करता हूँ ABCD वाला क्वेश्चन है ना, यानी जहाँ से आप संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं ना। संविधान की आत्मा कहा जाता है मूल कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर उद्देश्य का? क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4 उद्देश्य का। इसका एक और नाम भी अपने लिखा करते हैं प्रस्तावना। तो उद्देश्य का या प्रस्तावना है, इसे भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलन में है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों का मिश्रण या फिर दोनों में से कोई नहीं? क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1 अप्रत्यक्ष।
देखिएगा अप्रत्यक्ष कौन सा होता है, जहाँ पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो संसद में बैठते हैं और कानून निर्माण का काम करते हैं। जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में भाग लेती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। भारत में कौन सा है? अप्रत्यक्ष। हमारी चुनी हुई सरकार है जो हमारे लिए कानून बनाने का, नियम बनाने का काम करती है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? वो है नंबर 3, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास के, धर्म की और उपासना की। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, कई बार ये क्रम में पूछ लेता है। इंसान के मन में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? विचार। अगर विचार आएगा तो वो उसकी क्या करेगा? अभिव्यक्ति करेगा। करेगा या नहीं करेगा? उसने विचार अपने अभिव्यक्त किए और वो विचारों पर किसी को हो गया विश्वास। उन पे विश्वास करने से क्या बन गया? धर्म। और धर्म में क्या की जाती है दोस्तों? उपासना की जाती है। इस प्रकार से आप कहानी के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। सबसे मन में पहले क्या आता है? विचार आता है, फिर हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, फिर उस पर लोगों का विश्वास होता है, तो फिर वो धर्म बन जाता है और फिर उसमें उपासना की जाती है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं मौजूद हैं। कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है ये भी बता दीजिएगा। प्रस्तावना आपने अच्छे से पढ़ी होगी, हम भारत के लोग वाली। तो उसमें आपको बताने कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा यहाँ है, वो है नंबर 3। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। और वो 3 न्याय कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक है, ये तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। दूसरा न्याय है आर्थिक और तीसरा न्याय है राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? भारत में अनेक धर्म है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है। यहाँ 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो कि भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है और धर्म के आधार पर वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये जो शब्द हैं वो किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस, जापान, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। क्या है सही आंसर दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। कहाँ से लिए गए हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारतीय संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका निर्माण किस योजना के ऊपर आधारित था? क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, विवेल योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया था और जिसने हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब आरंभ हुआ? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत अच्छे, बहुत शानदार क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है यहाँ से आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। डायरेक्ट नहीं आएंगे तो इसके आसपास ही होंगे दोस्तों। इतनी चीज़ें आपके तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि 60 में से आप कम से कम जो हैं 56-57 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे ना। और ये याद रखिएगा 50+ आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे तभी आपकी अच्छी रैंक बनने वाली है दोस्तों। 150 क्वेश्चन आपके आने हैं, 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 30 साइको के हैं, तो 25 से 28 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, है ना। और दूसरा पहला पेपर, दूसरा आपका लैंग्वेज का हिंदी का, हिंदी में तो 30 में से 30 बच्चों के सही हो जाते हैं, फिर भी 28 तो मान के चलिएगा, 2 की छूट दे रहा हूँ आपको। तीसरा पेपर आपका द्वितीय भाषा का, ये थोड़ी कमज़ोर होती है
तो यहाँ 20 से 25 तो आप मान के चलो ना। फिर आपके SST है, SST में आप एवरेज 45 जो है क्वेश्चन सही मानो तो भी आपका इसका निचला पैमाना देखो, ये 25 इसमें लें और 28 इसमें लें और अपने इसमें ले लें 20 और इसमें ले लें 45। इतने क्वेश्चन अपने कम से कम सही मान करके चलते हैं तो देखिएगा ये हमारे जो मार्क्स हो गए 53 तो ये हो गए और 65 ये हो गए। ये 2 पार्ट के अंदर इतने आपके मार्क्स कम से कम बनते हैं और इसको अपने टोटल कर लें तो 118। ये मिनिमम आंकड़ा है दोस्तों, जिसने भी तैयारी की है उसके इतने अंक आराम से आ जाएंगे दोस्तों, इतने आराम से आने ही आने हैं। और इतने नहीं आएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, और ऊपर वाले लेंगे तो फिर ये आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। यानी कम से कम 125 प्लस माने तो आपकी कुछ उम्मीद बनती है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है। ये आंकड़े तो कम से कम आपके पूरे करने ही पड़ेंगे ना, यानी 25 से 28, 25 क्वेश्चन कम से कम सही करेंगे। देखो यहाँ पे 25 ही बता रहा हूँ, हिंदी में आप 28 करेंगे, इंग्लिश या संस्कृत में 20 ही दे रहा हूँ। SST आप कितना भी पढ़ें, है ना, 45 कम से कम तो करेंगे कि नहीं करेंगे, तब जाकर के आपके 118 मार्क्स बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से इन चीज़ों को याद करना है। तो यहाँ जो आपका प्रश्न था कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था, सही आंसर अब तक आपने बता दिया होगा, चेक कर लीजिएगा। वो है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। दूसरा अगला प्रश्न है अपना, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अम्बेडकर ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसके आधार पर ही क्या बनी थी, प्रस्तावना बनी थी दोस्तों। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आप कमेंट करके मुझे तारीख बताएंगे ना कब प्रस्तुत किया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी? समाजवादी पंथनिरपेक्ष, समाजवादी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है यहाँ हमारा वो है नंबर 1, समाजवादी पंथनिरपेक्ष। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी पंथनिरपेक्ष। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? इसमें से मिनी संविधान किसे कहते हैं? 1935 के अधिनियम को, 42वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन 44वें को या फिर 1919 के अधिनियम को? मिनी संविधान किसे कहते हैं हम? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन को। इसमें काफ़ी कुछ जोड़ा गया था इसलिए कहते हैं, ये मत कर देना। इसमें से आधार अपने कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये संविधान नहीं है, है ना। ये तो 1935 का अधिनियम था जिसमें से काफ़ी आर्टिकल हमने लिए थे। इसका सही आंसर कौन सा होगा? यही होगा। कौन सा कथन असत्य है इनमें से बताना है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 368 का संबंध संविधान संशोधन से। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा 4 ऑप्शन। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें असत्य बताना है। क्या बताना है दोस्तों? असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, 10 अनुसूचियाँ नहीं थी। तो कितनी थी वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, पता तो चले आप पढ़ते हो भी या नहीं पढ़ते हो। मूल संविधान में कितनी थी और अब कितनी है, दोनों बात आप बताएंगे। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है ये बताइएगा। संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मूल अधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 3, मूल अधिकार यहाँ से नहीं लिए गए। तो फिर कहाँ से लिए गए हैं ये भी आप ही बताएंगे ना। देखें पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हो ना, तो फिर कमेंट करके बताना कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, है ना। और पढ़ा करो, अभी और कोई काम नहीं होना चाहिए आपके पास में। अगला प्रश्न बता दो, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर या फिर कुछ एकात्मक कुछ कठोर? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। कुछ एकात्मक है कुछ मामलों में और कुछ मामले में कठोर है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है वो बता दीजिएगा। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, साम्यवादी राज्य। कौन सा नहीं है? साम्यवादी राज्य दर्शन नहीं है। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? एक ऐसी विशेषता जो भारतीय संघ में भी है और अमेरिकी संघ में भी है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों सही आंसर वो है नंबर 4, ये दोनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन भारतीय राज्यव्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय? भारतीय राज्यव्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। कौन है सर्वोच्च? भारतीय राज्यव्यवस्था में संविधान है। भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णित करेंगे? इसमें से आकार में मध्यम, बहुत छोटा परंतु सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित संविधान नहीं है। क्या है सही आंसर दोस्तों हमारा? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यह लिखित संविधान नहीं है। नहीं, ये नहीं होगा भाई। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से ये क्या है? एक है। हम क्या कहेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान है उनमें से एक है। भारतीय संविधान तो कैसा है? लिखित संविधान तो है ना, तो ये बात तो हमारी गलत है। छोटा भी नहीं है, आकार में मध्यम भी नहीं है। सबसे सही कथन होगा कौन सा हमारा? ये वाला है, ये चौथा नहीं है। सही आंसर हमारा 3 नंबर है। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से ये एक है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। जनप्रिय संप्रभुता यानी जनता सर्वप्रमुख है। लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या फिर हम भारत के लोग। भारत के यहाँ से आप सिर्फ इसी से उत्तर बता सकते हैं ना, संविधान की प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा ना। क्या कहते हैं सबसे पहले? हम भारत के लोग, भारत को सर्व संप्रभुत्व संपन्न, है ना, यहीं से शुरू होता है ना। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? फटाफट से बता दीजिएगा। गणतंत्र क्यों कहते हैं? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है ना, इसको चुनी कर लीजिएगा। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। क्या है सही आंसर दोस्तों हमारा? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख, ये वाला जो है ना, ये सही है। लोग गणतंत्र का मतलब क्या है? यहाँ पर जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं है। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत होता है ना, यहाँ वंशानुगत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ सर्वोच्च राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसलिए, और एक निर्धारित अवधि के लिए होता है ना, हमेशा के लिए नहीं होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इनमें से बता दीजिएगा। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पे वो है नंबर 2, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये देखने में लग सकता है लेकिन ये सही नहीं है ना। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ये है इसका, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। भारतीय संविधान का निर्माण जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की समाधि पर आधारित है। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर
2 हो जाएगा। हम भारत के लोग, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते हैं ना हम भारत के लोग, और लास्ट जो प्रस्तावना की लाइन है हम ही क्या एकीकृत करते आत्मार्पित कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, हम ही उसको स्वीकार करें, यानी जो संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जनता के द्वारा। वैसे ये अर्थ निकलता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर सभी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसका सही आंसर सभी का सही होगा। ये तो 1 नंबर है, प्रस्तावना को ही कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है, चीन की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं है, इन तीनों का है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है दोस्तों? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में, संविधान के पाठ में? कहीं नहीं। मतलब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में जो आदर्श और उद्देश्य बताए हैं वो आगे कहीं स्पष्ट भी किए गए हैं क्या, कौन से पार्ट के अंदर है? तो सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 3 है, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों कल हम जिस टेस्ट की बात करने वाले हैं, कल मैं आपका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, आपको मूल अधिकार याद करने हैं। ये इस यूनिट के अंदर ये पढ़ लिया हमने, आज के जो टॉपिक थे ये 3 थे। कल आपको याद करना है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता। ये जो बाकी पीछे वाले टॉपिक है ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, और मूल अधिकार मूल कर्तव्य तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, कम से कम 3-4 टेस्ट में आपके मूल अधिकार मूल कर्तव्य के ले चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आप कल तक आपको याद करना है। कल शाम को इसी समय अपने देखेंगे कि आपने क्या याद किया और क्या याद नहीं किया है, कहाँ तक आप इसको अचीव कर पाते हैं, और 40 या 50 जितने भी प्रश्न होंगे उसमें से कितने आप सही कर पाते हो। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। और दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सारी बातें मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।